बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ पे आपके सामने अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब हम क्या है, एसेट्स के अंदर मैंने अलग अलग कॉलम बनाया, ठीक है। इधर को देखते हैं ऐसे। अब मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के एग्जांपल ले रहा हूं। मेरा एक डेटर है, ऑलरेडी एक डेटर है। उस डेटर से मुझे 10,000 रुपीज लेने हैं और मेरा ट्रांजैक्शन ये है कि डेटर्स बैड डेट्स हो गया। डेटर ऑफ रुपीज 10,000 was declared bad, was declared insolvent हो गया वो। received 60 पैसा in a rupee, 60 पैसा in a rupee, रुपए में 60 पैसा मिला, मतलब 60%। अब ये बताइए इसको मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे दिखाऊंगा? डूब गया 60 से 1 लाख रुपए और उसके अंदर मेरे को 6,000 रुपए मिले। भाई मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया, मैं बीच बीच में खाता जा रहा हूँ। तो सर डेटर में से 6,000 माइनस और फिर बैड डेट्स में 4,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस के कॉलम में मैं लॉसेस भी लिख देता हूँ। तो मैं डेटर्स में कितना माइनस करूं आराध्या? 6,000। अच्छा ठीक है, फिर क्या करूं? तो 6,000 सर कैश में जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके 60% दिया और फिर? और सर मैंने गलती की डेटर से पूरा 10,000 माइनस होगा और 4,000 लॉसेस में जाएगा। डेटर से 10,000 माइनस होगा और 4,000 मेरा लॉस हो गया और 6,000 मिल गया, ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटर है उसको मैंने मान लिया कि 6,000 लेके मैंने मान लिया भैया हाथ जोड़ लिए, महाराज तेरे को गुड्स सामान बेच के गलती हुई, चल 6,000 मिल गए बस बहुत है। अब जो नहीं मिला है उसको मैंने कहा मेरी किस्मत, मैंने लॉस मान लिया, भूल गया उसको। इसको अकाउंटिंग जनरल एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो जनरल एंट्री में लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ रहा है 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू डेटर्स, टू डेटर्स नहीं डेटर, जो भी डेटर है, डेटर कम हो रहे, डेटर क्रेडिट होगा 10,000। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी ये बनती है, बैड डेट्स डूब गया पैसा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यही क्वेश्चंस मैंने आपको जो शीट्स आपने कर ली ना, आप जो बता रहे हो पीठ ठोक रहे हो कर लियो, उसमें दिए होंगे क्वेश्चंस मैंने, है ना? तो ये हमारी एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, अब मान लीजिए
ये इस बंदे का जिसका डूब गया, ये मेरे पास आया अगले साल, जो इंस्टॉलमेंट हो गया था, मैं उसको सामान बेचता था, मेरी पुरानी पार्टी थी, दिवाली हो गई, उन्होंने कहा साहब मेरे से पिछले साल कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ मार्केट की कंडीशन ऐसी थी, मेरे को नुकसान हो गया, आपके भी 4000 रुपए डूब गए थे, तो आप मेरे से अब 2000 रुपए ले लीजिए, और मैं चाहता हूं कि हम फिर से, मैं आपसे संबंध रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, आपसे बिजनेस करना चाहता हूं, आपसे खरीदना चाहता हूं, फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं खड़े होने की, फिर से बिजनेस स्टैब्लिश करने की। तो वो उसको मैं कहूंगा वो ट्रांजैक्शन है हमारा ये वाला। A debtor ये नेक्स्ट ईयर आया मेरे पास, a debtor who owed us ₹4,000 was declared insolvent. Was declared insolvent. Who owed us ₹4,000 was written off as bad. हमने उसको बैड डेट्स मान लेते लास्ट ईयर, has now paid ₹2,000. वो आया अगले साल, बोला जो पिछले साल आपने 2000 रुपए, 4000 डूब गए थे, आप 2000 रुपए ले लो। अब इसको हम कैसे शो करें? कैश के अकाउंट में 2000 डेबिट हो जाएंगे, और जो लॉसेस का अकाउंट है अपना बैड डेब्ट का, उसमें 2000 माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि यही है? यही है। अब मुझे आपसे एक बात यहाँ कहनी है कि जब हम ये कॉलम बनाते हैं एसेट्स के, एक्सपेंस के, लायबिलिटीज के, कैपिटल के, रेवेन्यू के, मैंने आपको रीजन बताया हुआ कि कॉलम हम बनाते क्यों हैं। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में आपसे कहा जाता है कि भाई आपके 75% मार्क्स आए। आप कहते हो 75% मार्क्स? नहीं, मैंने तो अकाउंट में बहुत मेहनत की थी, मैं उसमें 90 आने थे। मैडम आप 75% तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अलग अलग बताओ, मेरे को अकाउंट्स में कितने आए, इको में कितने आए, बीएस में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने आए, मुझे अलग अलग चाहिए। स्कूल कहता नहीं बस 75, अलग अलग क्या करो? मुझे बताइए तो सही, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। तो आप अलग अलग मार्क्स जानना चाहते हो, तो आप कहते हो अच्छा अकाउंट्स के अंदर मेरे 70 बने, इको में मेरे 80 बने, वगैरह वगैरह जो भी। आप कहते हो ना बड़े कम बने, मुझे कॉपी देखनी, कहाँ कहते? मैंने तो कैलकुलेट किया था, मेरे तो 90 बन रहे हैं। तो पहले तो आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, अलग अलग दे दिया तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अब आपको क्वेश्चन वाइज मार्क्स चाहिए हर क्वेश्चन के। बिजनेसमैन की भी यही स्थिति। आप बिजनेसमैन से ये कहते हो कि भाई तेरे को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, बस अब आंख बंद कर ले तू और आगे मत पूछ। ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेसमैन कहेगा भाई 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो भाई 50,000 का कैसे हुआ, मेरी सेल्स कितनी थी, मेरी एक्सपेंस कितने थे, मेरे रेवेन्यू कितने थे। और आप कहते हो अच्छा ठीक है, तेरे एक्सपेंसेस जो थे बेटा, तेरे एक्सपेंसेस जो थे वो 50,000 रुपए के थे, और तेरी जो रेवेन्यू थी वो 1 लाख। अरे 1 लाख की सिर्फ रेवेन्यू? अच्छा इसमें आपने क्या क्या जोड़ा? मेरे को कमीशन भी मिलता है, मैं कुछ प्रॉफिट मैंने लोन पे दे रखा है पैसा, उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है मेरे को, मेरी रेवेन्यू के अंदर मेरे को वो भी मिलता है, क्या कहते हैं, रेंट भी, किराया भी में आता है। तो सब मिला जुला के सिर्फ 1 ही लाख रुपए? जरा दिखाओ तो सही, कोई गड़बड़ तो नहीं? अच्छा 50,000 खर्चा कैसे हो गया? भाई टेलीफोन का मैंने कितना दिया होगा साल भर में, मैंने इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी होगी, मैंने सैलरी कितनी दी होगी, वो जानना चाहता है। इस वजह से मैं जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, मैं उसमें कहता हूं कि हमें ये सब चीजें अलग अलग लिखनी पड़ती है।
वी हैव टू रिकॉर्ड सेपरेटली। हमें एक्सपेंसेस अलग अलग चाहिए होते हैं, हमें रेवेन्यू अलग अलग चाहिए। लेकिन साल के अंत में क्या होता है, जब मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च को क्या होगा, मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू का टोटल लूंगा, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का टोटल लूंगा और एक स्टेटमेंट बनाता हूं जिसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इस स्टेटमेंट के अंदर मैं प्रॉफिट रेवेन्यू लिखता हूं, उस रेवेन्यू में से मैं एक्सपेंसेस घटाता हूं और ये घटाने के बाद जो बचता है उसको मैं कहता हूं प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को मैं कैपिटल के अंदर ऐड कर देता हूं। लॉस होता है तो लॉस को मैं माइनस कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, साल के अंत में मेरी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू खत्म हो जाती हैं और वो प्रॉफिट या लॉस के रूप में कैपिटल में जुड़ जाती है, घट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑफ द ईयर मेरे पास सिर्फ 3 अकाउंट्स बचते हैं। एक होती है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। जब तक साल खत्म नहीं होता थ्रू आउट द ईयर मैं एक्सपेंसेस अलग अलग लिखता हूं, थ्रू आउट द ईयर मैं रेवेन्यू अलग अलग लिखता हूं, लेकिन एंड हो जाने के बाद सिर्फ 3 बचती, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट मेरे बंद हो जाते हैं। इसलिए अकाउंट्स के अंदर जो भी अकाउंट्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के होते हैं उनको हम टेम्पररी अकाउंट भी कहते हैं, और लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स के जो अकाउंट होते हैं उनको हम परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये 1 साल से नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड चलते रहते हैं, दे डोंट क्लोज। लेकिन हर साल रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट हर साल अलग खुलेंगे और हर साल ये रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट खुलेंगे और एंड ऑफ द ईयर बंद हो जाएंगे। अगले साल के लिए अगले साल सैलरी अकाउंट दोबारा खुलेगा, अगले साल एक्सपेंसेस अकाउंट दोबारा खुलेंगे। लेकिन एसेट इस साल से नेक्स्ट ईयर जाएगा, बिल्डिंग इस साल से नेक्स्ट ईयर जाएगी, मशीनरी इस साल से नेक्स्ट ईयर जाएगी। बैंक लोन नहीं पे किया तो इस साल से नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा, वो बंद नहीं होगा। कैपिटल इस साल की नेक्स्ट ईयर चली जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तो हर साल बंद हो जाते हैं। इसका मतलब हर साल के रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट नए खुलते हैं, वो नए खुलते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो जब मैं नेक्स्ट ईयर बनाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास सिर्फ 3 अकाउंट्स होंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इसीलिए मैंने आपको जो ओपनिंग एंट्री के क्वेश्चन दिए हैं, उस ओपनिंग एंट्री के शीट के अंदर अगर आप ध्यान दोगे क्या थी शीट नंबर को ध्यान है क्या? 23। अरे 23। अब ये देखिए ओपनिंग एंट्री में ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर आप सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल देखो, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस है ही नहीं, क्योंकि जो 20,000 की कैपिटल है इसके अंदर रेवेन्यू शेयर नहीं हो रहा शायद। ये जो 20,000 की कैपिटल है इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस ऑलरेडी लास्ट ईयर के जुड़ चुके हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर ये 31 मार्च की बैलेंस शीट का जो बैलेंस है, जब 1 जनवरी 2022 को हम लिखेंगे तो हम सिर्फ एसेट्स, 1 अप्रैल 2021 को जब लिखेंगे तो हम सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। मैं और आगे चलता हूँ, आप इसीलिए तो देख रहे हो क्यों नहीं है, आप इसमें किसी भी ओपनिंग एंट्री के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं पाओगे। इवन ये जो 4th क्वेश्चन आपके सामने,
इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस दिए हुए हैं इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस एक भी नहीं है। क्यों? वो पिछले साल बंद हो गए, इस साल जब चालू कर रहे हैं 1 जनवरी से, तो इस साल के रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोबारा आएंगे, पिछले साल के बंद हो गए। हर साल हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्लोज हो जाते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारे हर साल बंद हो जाते हैं। कभी भी आप ओपनिंग एंट्री के अंदर जो हम बैलेंस लेकर आते हैं पिछले साल से इस साल, उसके अंदर कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस पिछले साल के इस साल नहीं आएंगे, वो हमेशा लास्ट ईयर बंद हो गए, खत्म हो गए, इस साल फिर से नए खुलेंगे। तो अभी आपको जो मैंने एक क्वेश्चन दिया इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या दिया, ये लॉस पिछले साल का है, ये कब डूबा था? पिछले साल का है, तो अगर यहाँ पे हमारा ईयर खत्म हुआ तो ये नील हो गया और ये नील हो गया, ये कैपिटल में मर्ज हो गया, तो अब मैं अगर ये पिछले साल का लॉस कम करना चाहूं तो मैं कर ही नहीं सकता, पिछले साल का लॉस अकाउंट है ही नहीं, वो तो बंद हो चुका है, लास्ट ईयर ही बंद हो गया। तो जो पिछले साल का डूबा हुआ पैसा इस साल मिल गया, उसको मैं लॉस में से तो माइनस कर ही नहीं सकता पिछले साल के, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं उसको इस साल की रेवेन्यू मान लूंगा और कैश में ऐड कर दूंगा। मतलब अगर लास्ट ईयर का डूबा हुआ पैसा इस साल मिलता है तो पूरा का पूरा पैसा हम रेवेन्यू मान लेते हैं, हम एक लॉस कम नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर, पिछले साल राइट ऑफ। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना कि भाई बैड डेट्स वापस मिल गए, क्या एंट्री होगी? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स का उल्टा है बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स लॉस, और जो मिल जाए तो वो बैड डेट्स जो मिल गए रिकवर हो गए, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए रेवेन्यू है और ये हमारे लिए लॉस है। रेवेन्यू तो नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट ही बोलूंगा, हमने तो उसको डूबा हुआ मान लिया था यार, हमने कहा उम्मीद नहीं है, डूबत खाते में डाल दो, डूब गया, मिल गया, समझ गए आप? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और जो मुझे कहना है, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे बुक्स में, मैं बहुत बारीक सी बात बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं और मालूम भी नहीं होगा कहीं। इसके अंदर हमेशा क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, जो डूब गया लास्ट ईयर, पिछले साल का डूबा हुआ मिला है, लेकिन मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, हमारा पैसा मई में डूबता है और वो पैसा हमें नवंबर में मिल जाता है, तो उस केस के अंदर तो एक्सपेंस अकाउंट हमारा बंद नहीं हुआ है ना, वो तो इसी साल मिल गया, कुछ महीने बाद, अगले साल थोड़ी मिला है। तो आप जो कह रहे हो हम अपने एक्सपेंस में से उसको लेस कर सकते हैं और कैश में ऐड कर सकते हैं, मेरा ये पॉइंट है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी बुक में उठाओगे या कहीं भी कोई पूछेगा तो आपसे कहा ये क्या कर रहे हो, कैश टू बैड डेट्स, इसकी एंट्री क्या बनेगी पता है? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। जब बैड डेट्स डूबा था तो डेबिट क्या था, अब मिल गया तो क्रेडिट कर दे। लेकिन वो कहेगा बेवकूफ, ये एंट्री थोड़ी होती है, बैड डेट्स रिकवर्ड होती है। उसको ये नहीं मालूम कि ये जो छोटा सा पॉइंट है लास्ट ईयर, इस वर्ड का, इस फ्रेज का, इस ट्रांजेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, उसको नहीं मालूम। और मैं आपसे कहता हूँ 99% लोगों को नहीं मालूम होगा, आप चेक करके देख लें, वो हमेशा बैड कैश टू बैड डेट्स। आपको मार्च में अप्रैल में डूबा पैसा, नवंबर में मिल गया, उसकी बैड डेट्स डूबे हुए मिल गए, एंट्री बता, वो कहेगा कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स नहीं बोलेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड ही बोलेगा। उसको सिखाया ही गया, उसको सिखाया गया कि भाई हमारा बैड डेट्स अगर उसी साल रिकवर हो जाए तो भी उसको उसका फर्क नहीं मालूम। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, who owed us ₹4,000 was written off as bad, has now paid, लास्ट ईयर वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब
और अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंट्री करो, तो मैं कहूंगा भैया क्वेश्चन इज इल फ्रेम्ड। क्वेश्चन आपने सही से फ्रेम नहीं किया। क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर वर्ड डालना जरूरी है। आप नहीं डालोगे तो इसकी एंट्री कैश टू बैड डेट्स भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कैश टू बैड डेट्स भी हो सकती है। आपको बात समझ में आ गई है बात? तो यहाँ पर ये बारीक सा पॉइंट, लेकिन अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है। ये ज्ञान आप अभी और मत दीजिएगा, आप सामने वालों को जज कर लीजिएगा बस। आप कोई पूछे आपसे बैड डेट्स मिल गए तो क्या एंट्री है, तो आप तो बता दो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। उसको ना उसको समझ आएगा और ना आप उसको कन्विंस शायद कर पाओगे कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये लास्ट ईयर का ही पैसा है, इस साल का डूबा हुआ इस साल मिला है, ऐसा नहीं है। बस वो आपसे यहां तक क्लियर है बात? अब इसी से मिलता जुलता एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, इसी से मिलता जुलता, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। Old newspapers sold for ₹320। पुराने न्यूज़पेपर्स हमने 320 रुपए में बेचे। अब आप बताएं आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? तो सर ₹320 कैश में डेबिट और रेवेन्यू में क्रेडिट। हाँ क्या कह रहे हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। कि ₹320 कैश में ऐड हो जाएगा और रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और क्यों ऐसा क्यों होगा? और दूसरे लोग बता देते हैं, फिर आप रीजन बताइए। हाँ और बताएं, और क्या हो सकता है इसमें? सर कैश में डेबिट होगा वो तो ठीक है, लेकिन वो कम या ज्यादा किसमें से होगा वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ आराध्या, ये जो हमने न्यूज़पेपर खरीदे ना, तो ये इसमें हमने क्या किया होगा? हमने न्यूज़पेपर खरीदे तो हमने क्या किया होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में? लास्ट ईयर जब भी खरीदे थे तब कैश में से माइनस किया होगा और एसेट पे न्यूज़पेपर का कॉलम बना के उसमें ऐड किया होगा। एक बार खरीदी एसेट है क्या तुम्हारी? नहीं तो सर शायद एक्सपेंस में ऐड होगा। हाँ, जब आपने न्यूज़पेपर खरीदा होगा तो आपने उसको खर्चे में डाला होगा। हाँ रद्दी। और ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर है ना, इसको मैं कहूंगा रद्दी, स्क्रैप। अखबार में खर्चे में डाला होगा और कैश में माइनस किया होगा। और जब ओल्ड वर्ड आ गया तो ये कहने का मतलब ये पिछले साल का है, और इस साल ये रद्दी का खाता, न्यूज़पेपर का अकाउंट जो है वो बंद हो गया। अब ये न्यूज़पेपर अकाउंट इस साल है ही नहीं हमारा। अब ये पैसा पिछला न्यूज़पेपर इस साल बेची है, तो जो कुछ हमने बेचा वो हमारी रेवेन्यू है और जो कैश आया वो कैश। इसके लिए एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। रद्दी बेचकर जो पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। क्लियर हुई है बात? अब हम आगे चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन और देता हूं इसी से जुड़ा हुआ।
उसको समझने के लिए पहले आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास मशीनरी है, मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, बैंक से खरीदी तो बैंक ने माइनस और 1 लाख रुपए मशीनरी में जोड़ दिया। अब हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आराध्य मशीनरी में से माइनस होगा और एक्सपेंस में प्लस होगा। ये अकेला एक ऐसा खर्चा है जो कैश में नहीं होता। रेंट देते हो तो कैश देते हो, सैलरी देते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं देते कैश। हमेशा डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में नहीं होता, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हमने मशीनरी में से माइनस कर दिया और एक्सपेंस में दिखा दिया। ये बात समझ में आ गई आप? फिर हमने अगले साल फिर डेप्रिसिएशन घटाया, फिर कम हुआ, ऐसे चलते चलते आखिरी साल आ गया, हम डायरेक्टली 10th ईयर आ गए, 10th ईयर के शुरू में। तो 9th ईयर के बाद हमारे पास मशीनरी की वैल्यू 10,000 बची और मशीनरी हमने पहले साल 10 साल पहले खरीदी थी, आज 10वां साल आ गया। अब ये 10 साल के बाद, अब जब मैं इस साल मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मशीनरी की वैल्यू तो 0 हो गई, खत्म। इसको हम बोलते हैं, इसको हम टेक्निकल अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलेंगे मशीनरी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। मशीनरी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, ये मशीनरी मेरी पूरी तरह से राइट ऑफ हो चुकी है। ऐसी मशीनरी जो डेप्रिसिएशन लग लग के 0 हो गई, वो मशीनरी कंप्लीट। अब ये मशीनरी 10 साल बाद हवा में तो उड़ नहीं जाएगी कि मशीनरी खत्म, तो भैया 10 साल है ना, इसका इवेपोरेशन भी नहीं होगा, सब्लिमेशन भी नहीं होगा, ना ये हवा में उड़ेगी। ये लोहा लंगड़ जब आज की डेट में मिट्टी बिक जाती है, राख बिक जाती है, तो मशीनरी का कुछ लोहा, भंगार जिसको बोलते हैं स्क्रैप, वो तो बिकेगा, लोहा तो कोई खरीद के ले जाएगा। तो एक आया मेरे पास, उसने कहा, तो हमने मशीनरी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ जो मशीनरी थी उसको हमने वॉज सोल्ड आउट फॉर ₹1500 में हमने बेच दी उस मशीन को। तो अब बताइए मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करूं? मेरा तो मशीनरी चाहे वो इस साल हो चाहे अगले साल हो, डेप्रिसिएशन लग लग के वो मशीनरी की वैल्यू तो 0 हो गई है। अब जब मैं मशीनरी में बेचता हूं तो नॉर्मली क्या करता हूं, मशीनरी में माइनस करके कैश में ऐड करता हूं, लेकिन यहाँ मशीनरी में तो मैं माइनस कर ही नहीं सकता क्योंकि मशीनरी तो नील है। अगर मैं माइनस करूंगा तो मशीनरी निगेटिव हो जाएगी। अरे मशीनरी माइनस में कैसे हो सकती है? मैं मशीनरी बेच दी मैंने, लेकिन मशीनरी में घटा ही नहीं सकता, क्योंकि इसको मैं कहता हूं, क्योंकि मेरी बुक्स में मशीन की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू माने मशीन की जो वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ मशीन जो मेरी बुक्स में है वो 0 है। तो जब मैं मशीन बेचता भी हूं तो भी मैं मशीन में से माइनस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? कैश में ऐड होगा और रेवेन्यू में ऐड होगा। उस रेवेन्यू को भी हम बोलेंगे मिसलेनियस इनकम, मिस या सन्ड्री रिसीट्स भी बोलते हैं, फुटकर प्राप्तियां। तो हम कैश में ऐड करेंगे और रेवेन्यू में ऐड करेंगे, और उस रेवेन्यू को, भाई रद्दी वाला हिसाब किताब यहाँ पे भी, रद्दी वाला हिसाब किताब, जो रद्दी बेच के मिसलेनियस इनकम या सन्ड्री रिसीट्स लिखते थे, हम कंप्लीटली रिटर्न ऑफ मशीन को बेच के भी हम मिसलेनियस रिसीट्स लिखेंगे। तो अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स सोल्ड, या कंप्लीटली रिटर्न ऑफ मशीन सोल्ड, दोनों केस में जो मेरी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम या फिर सन्ड्री रिसीट्स। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इस हिसाब से ये आपके ट्रांजैक्शंस होंगे।
अब एक दो पॉइंट्स और बता रहा हूं मैं, आप उसको सुन के देखिए। क्या होता है कि मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो मैंने आपसे बताया ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस जो होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंस का होगा, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट। ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स भी डेबिट बैलेंस आएगा। लेकिन कुछ आइटम होते हैं, जैसे अगर मैंने रिजर्व दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, तो जो रिजर्व और प्रोविजंस होते हैं इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व या प्रोविजन दिया है तो उसका आपको, अब ये रिजर्व प्रोविजन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे एक बार। दूसरी चीज ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम ओपनिंग स्टॉक माने जो पिछले साल से स्टॉक आया, ये कौन सा स्टॉक होता है? ये स्टॉक वो होता है जो ओपनिंग एंट्री में हम लेकर आते हैं। ये मेरे पास आपको मैंने ओपनिंग एंट्री के ट्रांजैक्शन दिए थे। इस ओपनिंग एंट्री के अंदर दिया हुआ है कि पिछले साल से जो स्टॉक इस साल आया वो ये 20,000 का स्टॉक है, ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और ये स्टॉक पिछले साल का बचा हुआ है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल वाला है। और इस साल जो हमने परचेजेस की वो आएंगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप परचेजेस करोगे तो परचेज अकाउंट बनाओगे, परचेज अकाउंट बनाओगे तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड लिखते हैं परचेज, तो डेबिट में आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माने जो इस साल गुड्स नहीं बिके। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस में से तो होगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेजेस ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। भाई जो माल नहीं बिका वो खरीदा होगा ना, तो परचेज में तो इंक्लूडेड तो है, इसलिए दो बार काउंटिंग हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है, बिना क्लोजिंग स्टॉक लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक और परचेज, उसके अंदर ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। इज दैट ओके? अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक हम परचेजेस में से घटा के भी देते हैं, तो उस केस के अंदर क्वेश्चन में लिखा होगा एडजस्टेड परचेज। अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमने परचेजेस में से घटा दिया, तो हम लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो माल नहीं बिका। मान लो हमने एक साल के अंदर 80,000 के गुड्स खरीदे, तो क्लोजिंग, और हमारे पास 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, तो जो 90,000 के हो गए, तो क्लोजिंग स्टॉक इस 90,000 में से तो होगा और अलग से थोड़ी होगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 5,000 है, तो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेजेस। लेकिन अगर मैं परचेजेस में से 5,000 घटा देता हूं तो मैं इसको बोल दूंगा 75,000, तो मैं इसको बोल दूंगा एडजस्टेड परचेज। तो अगर एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में दिखा सकता हूं। इज दैट ओके? एक इसके अंदर COGS का भी कॉन्सेप्ट आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं अब आपको कुछ एक शीट भेजूंगा जिसके अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करने रहेंगे।